नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। मैं हूं आनंद सिंह और आज हम बात करने वाले हैं भारत और पाकिस्तान को लेकर जो फिलहाल टेंशन चल रहा है, जिसमें पानी रोक दिया गया है पाकिस्तान का। अब देखिए, हमारे पास बहुत सारे डैम हैं जम्मू कश्मीर में, जो कि सिंधु नदी और उसके जो भी सहायक नदियां हैं, चेनाब है, झेलम है, इन सभी का पानी एक रूट से होकर इंडिया से पाकिस्तान की तरफ जाता है। अब इन पानी को रोक दिया गया है, सारे डैम बंद कर दिए गए हैं, जिसके वजह से पाकिस्तान में लगातार पानी की कमी होती जा रही है। अभी देखिए, जो फसल है वो है खरीफ की फसल, यानी कि जिस समय पानी की ज्यादा जरूरत होती है फसलों को। और ये फसल जो है वो पाकिस्तान में ज्यादातर वहां की नहरों के माध्यम से ही सिंचित किया जाता है, यानी कि उन्हीं से ही सिंचाई की जाती है उनकी। क्योंकि इस एरिया में मेनली पाकिस्तान के बहुत ज्यादा जमीन के अंदर पानी नहीं है, ड्राइड एरिया है बिल्कुल, और किसी भी तरीके का ट्यूबवेल या फिर नल का सुविधा वहां पे बहुत बड़ी मात्रा में नहीं है। तो मेनली जब हम ये पानी छोड़ते हैं, उसी के माध्यम से पाकिस्तान इस तरीके की खेती कर पाता है खरीफ की सीजन में। लेकिन बहुत सारे ऐसे न्यूज़ और रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि वहाँ पे खेती जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, 20% तक की पानी की कमी हो गई है नदियों में, जिसके वजह से फसल बहुत ज़्यादा बर्बाद हो रहा है। आपको पता है, मानसून का प्रभाव जो होता है वो भारत पे ज़्यादा होता है, जबकि पाकिस्तान पे थोड़ा-सा कम होता है। क्योंकि जो मानसून हमारा केरल के रास्ते से एंटर करता है, एक तो महाराष्ट्र के रास्ते एंटर एंटर करता है, फिर कर्नाटक, इन सभी के एरिया से इंडिया में बहुत तेज़ी से मानसून आता है। लेकिन पाकिस्तान पे मानसून का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है, क्योंकि पहले से वो ड्राई एरिया है एक तो, ऊपर से कुछ ऐसे वहाँ पे टेरेन है, यानी कि ऊंचाई की वजह से या भौगोलिक स्थितियां हैं, उसकी वजह से बहुत ज्यादा मानसून का प्रभाव नहीं होता है। रिटर्निंग मानसून जो आपने सुना होगा, उसका प्रभाव अच्छा खासा होता है पाकिस्तान के ऊपर। तो ठंडी के मौसम में अच्छी खासी बारिश होती है पाकिस्तान में। लेकिन अभी फिलहाल पाकिस्तान में बहुत अच्छी बारिश नहीं होती है हमारे नदियों के माध्यम से। लेकिन अभी ये व्यक्ति क्या कह रहा है, आप सुनना चाहेंगे जरूर। क्योंकि जब पहलगाम का हमला हुआ था, उसके बाद से इंडिया ने एक तो लड़ाई लड़ी थोड़ी सी, उसके बाद क्या हुआ, डैम भी बंद कर दिया। तो उसके बाद बिलावल भुट्टो जो है वहाँ के ऑपोजिशन लीडर, उन्होंने कहा कि अगर सिंधु में पानी नहीं बहेगा तो फिर खून बहेगा, इस तरीके के स्टेटमेंट दे रहे थे। तो इसीलिए इंडिया ने क्या किया, रुको अब मैं बताता हूँ, पानी पूरी तरीके से बंद ही कर दो, अब तुम खून ही बहाओ। तो अगर पाकिस्तान के लोगों को समस्या हो रही है, तो भाई आपके खुद के नेता, खुद के लीडर इस चीज के लिए जिम्मेदार हैं। एक बार सुनते हैं थोड़ा सा इनको कि ये क्या कह रहे थे। बैनुल-अक़वामी सतह पर आपका एक इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में भारत ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। आपने खुद कह दिया है कि इस पे अमल दरामद होगा तो जंग होगा। तो हम वज़ीर आज़म साहब को इस मौक़िफ़ पे होल्ड करेंगे कि अगर हमारा पानी का सप्लाई भारत रोकता है, वज़ीर आज़म साहब ने कहा है जंग होगा, तो उस सूरत में तो जंग होना भी चाहिए। अगर आपने इसको इंडस वाटर ट्रीटी के मैकेनिज्म्स में चैलेंज नहीं किया है, जो कि अभी तक मेरा ख्याल में हमने नहीं किया, अगर आपने इसको वर्ल्ड बैंक के सामने एहतजाज नहीं किया, अगर आपने अक़वाम मुत्तहिदा में इसको उठाया नहीं, अगर आपने अपना केस ही नहीं लड़ा। तो देखिए, सीधा सीधा धमकी है एक तरीके से, इंडिया को कह रहे हैं कि भाई पानी नहीं रोक सकते तुम, रोकोगे तो खून बहेगा। और बार बार वही कि वर्ल्ड बैंक का हमने एग्रीमेंट साइन किया है 1960 में, उसी चीज का हमेशा हवाला देते रहते हैं ये लोग। अब देखिए, न्यूज लगातार 20 जून को भी ये न्यूज है कि 3 रीजन खासकर पाकिस्तान के ऐसे है जहां पे 20% से ज्यादा की पानी की कमी हो, और ये है इंडस वाटर ट्रीटी के होल्ड करने की वजह से। अब देखिए, हमारे सारे डैम्स, आप कभी भी जाके वहां पे किसी भी पत्रकार से पूछ सकते हैं कि भाई पानी रुका हुआ है या फिर नहीं, वो आपको यही जवाब देगा कि हाँ जी, पानी तो फिलहाल रोका गया है। और एग्रीकल्चर क्राइसिस जो है वो पाकिस्तान में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब यहाँ पे सिर्फ ये इंडस वाटर की बात, ट्रीटी की बात हो गई कि किस तरीके से डैम को रोका जा रहा है। लेकिन एक फ्यूचर प्रिडिक्शन भी है, जो कि यहाँ पे नील हॉकिंस ने अपने ट्वीट के माध्यम से दिया था। इन्होंने कहा कि आने वाले समय में, खासकर जो ये ग्लोबल वार्मिंग का समय चल रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, जो पानी आता है खासकर यहाँ से ऊपरी एरिया से, जहाँ पे ग्लेशियर्स है वो पिघलते हैं, उसके बाद वहां से नदियों में पानी आता है इंडिया पाकिस्तान होते हुए, उसके बाद ये नहरों के माध्यम से पाकिस्तान में जाता है, जहाँ पे लोग खेती करते हैं। अब सपोज करिए, इतना तेजी से ग्लोबल वार्मिंग चेंज हो रहा है, जो ग्लेशियर्स है वो लगातार पिघलते चले जा रहे हैं, नए ग्लेशियर बहुत ही कम बन रहे हैं। इसकी वजह से आने वाले समय में, खासकर 2047 तक, पाकिस्तान में बहुत भयानक कमी होने वाली है पानी की। और ये पानी कम होगा जब, तो एग्रीकल्चर जो है वो बहुत बड़े लेवल पर इम्पैक्ट पड़ेगा, खासकर पाकिस्तान में। और इसी को लेकर देखिए, लगातार पाकिस्तान दुनिया भर के जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड डायलॉग्स वगैरह हैं, उनमें शामिल होता रहता है। अभी फिलहाल पाकिस्तान के लोग पहुंचे थे ईयू, यानी कि यूरोपियन यूनियन,
और यहाँ पे भी जाके इन्होंने वही बात दोहराई कि पाकिस्तान का पानी रोक लिया गया है भारत के द्वारा। लेकिन यहाँ पे मेन कंसर्न ये भी था कि आने वाले टाइम पे कैसे पाकिस्तान अपने पानी को सेव कर पाएगा, क्योंकि ये जो एरिया है ना वो बहुत ज़्यादा ड्राई एरिया है। वहाँ पे खेती करना इतना आसान नहीं है। वहाँ पे नलकूप लगाना या फिर जैसे हमारे यूपी बिहार में देखते होंगे आप कि ट्यूबवेल लगा के लोग जमीन से पानी निकाल के खेती कर लेते हैं, तो ऐसी सिस्टम वहाँ पे नहीं है। हमारे यहाँ जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो पानी को ऑब्जॉर्व करती है, नीचे भेज देती है। लेकिन जो ये सिंधु नदी से आगे का एरिया बढ़ता है पाकिस्तान में, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वहाँ पे ऐसा पानी का ड्रेनेज का सिस्टम नहीं है फिलहाल। और इस तरीके से इंडिया फिलहाल एक और प्लानिंग कर रहा है कि हम 113 किलोमीटर का एक कैनाल भी बनाने का सोच रहे हैं, जो कि चेनाब नदी से निकलेगा और ये हमारे जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा को पानी सप्लाई करेगा, जिसकी वजह से हम बहुत अच्छा यहाँ पे एग्रीकल्चर ग्रो कर सकते हैं। अब देखिए पाकिस्तान के पार्लियामेंट में फिर से एक डिबेट हुआ, ये थोड़ा सुनते हैं ये क्या कह रहे थे। हम अगर ये पानी का क्राइसिस नहीं अभी सॉल्व करेंगे तो हम भूखे मर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि इंडस बेसिन जो है वो ही हमारा लाइफलाइन है। 3/4 जो पानी हमारा आता है सर टोटल बाहर से आता है। हमारी 9 में से 10 में से 9 लोग जो है ये इंडस वाटर बेसिन के ऊपर ही रिलाय करके अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। 90% स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक 90% जो हमारी क्रॉप्स हैं, जो हमारी फसलें हैं, वो इस पानी पे डिपेंड करती हैं। हमारे जितने पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जितने डैम्स हैं, वो इसी पानी के ऊपर बने हुए हैं। तो इसलिए अगर ये हम इसको हम समझते हैं कि ये एक वाटर बॉम्ब हमारे ऊपर पड़ा हुआ है जिसको हमने डिफ्यूज करना है, इसको खत्म करना है। अब देखिए ये डेटा मैं अपने पास से नहीं दे रहा हूँ, ये पाकिस्तान के एक सांसद है जो कि वहाँ के संसद में बोल रहे हैं। कितनी बड़ी डेटा उन्होंने दिया, आप सोचिए कि हर 10 में से 9 व्यक्ति इसी पानी पे डिपेंड है, खासकर पाकिस्तान का। तो ये बहुत बड़ा एक वाटर बम है हमारे ऊपर, तो अपने ऊपर एक बम समझते हैं इस पानी को। और इंडिया ने स्ट्रेटेजिक तरीके से इस पानी को रोका है और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सबक होगा कि आप अपने यहाँ जो ये पाकिस्तान में आतंकवादियों को शरण दे के बैठे हुए हो, दुनिया भर के जो सबसे बड़े बड़े आतंकवादी आपके पाकिस्तान में हैं। इसके अलावा ओसामा बिन लादेन जिसको अमेरिका ने घुस के मारा, वो भी आपके पाकिस्तान में था। तो आप क्या कर रहे हैं? खासकर पाकिस्तान की जनता को ये सोचना चाहिए कि अगर ये इंडिया कदम उठा रहा है तो इसमें किसकी गलती है? पाकिस्तान की ही गलती है। तो पाकिस्तान के लोगों को कम से कम यहाँ पे ये समझना होगा कि पाकिस्तान में ये जो गवर्नमेंट है या फिर उनकी आर्मी है, उनके जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, ये बहुत ही गलत कर रही हैं पाकिस्तान इंडिया के साथ। अब देखिए, अब जो हमारा प्रोजेक्ट है 113 किलोमीटर का, इसमें हम क्या करने वाले हैं, कैनाल बनाने वाले हैं। और मेनली देखिए जम्मू कश्मीर का ये जो एरिया है ना, खासकर ये जो चेनाब से निकलने के बाद जो एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे पहाड़ भी हैं। तो हम क्या करेंगे, पहाड़ के अंदर सुरंग बनाएंगे, वहां से भी ये पानी निकलेगा। तो हम टेरिन को एक तरीके से ढाल के तरीके से बनाएंगे, क्योंकि ये देखिए ऊंचाई का एरिया है। तो हम एक ढाल को मेंटेन करते हुए यहाँ से लाके रावी, सतलुज, ब्यास, इन सभी नदियों के माध्यम से हम इस पानी को हरियाणा तक लाएंगे और हो सकता है आने वाले समय में ये बेनिफिट दे हमारे दिल्ली को भी। अब यहाँ पे कितना पानी आता है इन 4-5 मेन जो नदियां हैं उनसे, ये आप यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए कि 11 से 16 मिलियन हेक्टेयर जो धान की खेती है वो की जा सकती है इन पानियों के मदद से। और जो कि इंडिया का जो टोटल हम धान का फसल है हमारा, उसका लगभग 40% इसी पानी से हम कवर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में ग्लेशियर्स हैं जो लगातार पिघलती रहती हैं और यहाँ से बहुत बड़े लेवल पर पानी आता रहता है। इसके अलावा इससे जो हमारा इंडिया का कहते हैं ना सबसे बड़ा जो पानी का डैम है, भाखड़ा नांगल जिसका नाम दिया जाता है, वैसे 23 अलग डैम बनाए जा सकते हैं जितना पानी यहाँ से निकलता है। इसके अलावा दिल्ली जैसे बड़े शहरों को 88, अगर ऐसे दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहर हों तो उनको भी हम पानी प्रोवाइड कर सकते हैं। चौथा डेटा ये है कि ये 8.6% ऑफ इंडिया टोटल फ्रेश वाटर, यानी कि जो पानी पीने के लिए यूज करते हैं हम, उसका करीब करीब 9% तो सिर्फ यहीं से आ रहा है। तो एक बहुत बड़ा अमाउंट है
पानी का, अगर हम इस पानी को डाइवर्ट कर देते हैं खासकर इंडस, झेलम और चिनाब रिवर को, तो बहुत बड़े लेवल पर हमें पानी मिल जाएगा इन 3 नदियों के माध्यम से। लेकिन अभी पुराने बहुत सारे प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में हमारे चल रहे हैं, जिन पे हमें थोड़ा-सा विचार करने की ज़रूरत है कि उन डैम्स को या उन कैनाल्स को हम किस तरीके से डाइवर्ट करें कि वो पानी हम अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, एक रणबीर कैनाल भी है वहाँ पे पहले से, और उसके अलावा न्यू प्रताप कैनाल है, कठुआ कैनाल है। इन सारे कैनाल्स को एक बार फिर से गवर्नमेंट को सोचना होगा कि किस तरीके से डिज़ाइन किया जा सके, और ये जो नया प्रोजेक्ट है 113 किलोमीटर का, इसको ऐसे डिज़ाइन किया जाए कि ये जो पानी है वो हम अच्छे तरीके से, इस तरीके से उसको अपने बाकी स्टेट में ला सकें, जहाँ पे हम अच्छी खासी एग्रीकल्चर कर सकते हैं, या फिर बिजली बना सकते हैं, या फिर पानी का इंडस्ट्रियल यूज़ से लेके कोई भी चीज़ कर सकते हैं हम। तो इससे इंडियन इकोनॉमी पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ सकता है, और पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो थोड़ी-सी डामाडोल होने वाली है आने वाले समय में। तो हमें थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट चीज़ें ये ध्यान रखनी पड़ेंगी। सो अभी के लिए इतना ही दोस्तों।